हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे जैसा कि इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो इसको आगे हम कैरी ऑन करेंगे। तो जैसा कि होपफुली ये आपका थर्ड या फोर्थ पार्ट होगा, तो इसमें कुछ और प्रॉब्लम है और होपफुली इसमें होगा 5 to 6 प्रॉब्लम। और भी हम 6 प्रॉब्लम, मतलब कि ये जो फैब है, फैब इज योर हार्ड लाइन। इसके अंदर हम इस सारे P/Q, चाहे वो मैकेनिक्स पार्ट का हो, पूरे मैकेनिक्स को हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो अब थोड़ा सा लेक्चर आपको लंबा आ सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और P/Q सीरीज, जिसमें हम पहले भी बता चुके हैं कि मोर देन 3000 प्रॉब्लम विच इज सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसमें हम सारे क्वेश्चन देखे हैं, चाहे वो 12th पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रॉब्लम जेई में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी से पूछा जाता है। फिर हम मैकेनिक्स पार्ट पे आए हैं और मैकेनिक्स के एक एक प्रॉब्लम, चाहे वो वर्क पावर एनर्जी हो, ग्रेविटेशन हो, रोटेशन हो, एसएचएम हो, सारे को हम कवर किए हैं। और जो भी क्वेश्चन बचा है उसको हम इसी फैब, मतलब एक दिन बचा है, उसको हम इसी फैब में खत्म करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद मार्च जो रहेगा आपका, मार्च जो रहेगा वो रिव्यू के लिए रहेगा। उसमें हम सिर्फ रिव्यू करेंगे, जैसा कि एचसी वर्मा हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो जितना प्रॉब्लम आप लास्ट में सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम, और लास्ट में प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं। और भी एक दो बुक जो कि स्टैंडर्ड बुक है डीसी पांडे, तो इसको कवर करते हुए हम इस सीरीज को खत्म करेंगे होपफुली मार्च में। तो आइए इस क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन 1985 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और वो भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें देखिए सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। P/Q हम इसलिए लिए हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे इसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारा कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। हेड ऑन कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, थोड़ा सा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी आ जाएगा। इसीलिए हम बात कर रहे हैं पूरा हम मैकेनिक्स पार्ट को, वी हिट द मैकेनिक्स पार्ट। तो मैकेनिक्स पार्ट को हम हिट कर रहे हैं। तो जितने प्रॉब्लम मैकेनिक्स के हो सकते हैं सारे को हम बहुत जल्दी ही लंबे लंबे लेक्चर में लाके हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम इन सारे बुक का रिव्यू एक एक करके करेंगे और होपफुली आपके एग्जाम के पहले तक जितने प्रॉब्लम पॉसिबल हैं सारे को हम कवर करने का कोशिश करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये काम तो आप कर ही लीजिएगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये कर लीजिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन से, इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। बुलेट ऑफ मास कैपिटल M इज फायर्ड विथ द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा, at an angle theta with horizontal at the highest point of trajectory. It collide head on with bob. अब ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का भी कंसेप्ट यूज किया गया है कि एक इस टाइप से मोशन हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पे दिया हुआ है ए बुलेट ऑफ मास कैपिटल M इज फायर्ड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। A bullet of mass capital M is fired with velocity 50 meter per second at an angle theta. With horizontal at the highest point of trajectory. Suppose that ये इसका highest point है, तो क्या कह रहा है कि at the highest point of trajectory it collide head on with bob of mass that is 3m. अब ये किससे कोलाइड करता है? जिसका एक बॉब है, सपोज दैट ये आपका बॉब है और बॉब का मास कितना दिया हुआ है
इसका 3 टाइम्स इसका मास दिया हुआ है। बॉब विच हैज मास दैट इज 3m, suspended by a massless string of length, that is 10 by 3 meter, and get embedded into a bob after the collision, after the collision the string move through the angle 120 degree। तो अब जो है इसका एंगल आपको कितना दे दिया हुआ है, 120 डिग्री दे दिया हुआ है। तो क्या है, ये एक दूसरे से टकराएंगे और उसके बाद 3m से सस्पेंडेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दैट इज 10 by 3। अब ये क्या है, ये किसी मासलेस स्ट्रिंग से ये कुछ कनेक्टेड होगा। अब ये जब इससे टकराएगा तो ये क्या है, कुछ इस टाइप से शेप बनाएगा, तो वही आपसे कह रहा है कि ये जो 3m का मास है ये एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और उसका लेंथ आपको कितना दे दिया हुआ है, 10 by 3 मीटर, एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू द बॉब। ये बॉब में क्या करेगा, आप समझ जाइए कि ये बॉब में स्टिक कर जाएगा। इट sticks into the bob after the collision the string move through the angle। स्ट्रिंग जो है किस एंगल से मूव करेगा, 120 डिग्री के एंगल से मूव करेगा। सो फाइंड द एंगल थीटा। तो आपसे पूछ रहा है कि ये थीटा आप बताइए, उसके बाद आपसे कह रहा है कि वर्टिकल एंड द हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पोजीशन of the bob with respect to the point of firing of bullet। अब कह रहा है कि ये थीटा का वैल्यू बताइए, उसके बाद कह रहा है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट भी बताइए। तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू द फायरिंग ऑफ द बुलेट, और g का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, ए बुलेट ऑफ मास कैपिटल M इज फायर्ड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल। तो ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, 50 इसका वेलोसिटी है। और जब ये अपना हाईएस्ट पॉइंट पे आता है एट द इट्स मैक्सिमम हाइट, जिसको आप क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। At maximum height point of trajectory, it collide head on with bob of mass 3m. It collide with head on with the bob of mass 3m suspended by a massless string of length that is 10 by 3 meter and get embedded into the bob। यानी कि उसके अंदर क्या है, आप कह सकते हैं स्टिक कर गया या दोनों साथ जा रहे हैं। Embedded into the bob after the collision the string moves through the angle 120। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि find the angle theta, the vertical and horizontal coordinate of initial position of the bob with respect to the point of firing of bullet। आपसे कह रहा है vertical and horizontal coordinate of initial position of bob। अब इस पॉइंट पे और लास्ट में आपको कह रहे हैं इनिशियल पोजीशन का आपको निकालना पड़ेगा क्या, कोऑर्डिनेट, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट। तो ये आपका क्या है, इस पोजीशन पे है, ये आपका वर्टिकल है, और इस पोजीशन पे जब आएगा हॉरिजेंटल पोजीशन पे, तो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ फायरिंग ऑफ बुलेट, इसके रिस्पेक्ट में। यानी इसको हम क्या कराएंगे, ओरिजिन ले लेंगे, क्योंकि हमको किसके रिस्पेक्ट में बात करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द फायरिंग द पॉइंट ऑफ फायरिंग। दूसरा कोऑर्डिनेट पूछा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो ये आपका हो जाएगा, एक तो ये मैक्सिमम हाइट है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट है,
मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जैसा कि हम प्रोजेक्टाइल के पे एक सेपरेट एक लेक्चर लिए थे तो उसमें हम बताए थे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, सारा की बात हम किए थे तो उसमें हम बताए थे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये आपका है, तो यहां से अगर हम निकालें तो इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आपको दिया हुआ था कि ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब ये इसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, इफ दिस पर्टिकुलर बॉल, आप जो भी समझिए इसके अंदर ये एम्बेडेड हो जाता है या स्टिक कर जाता है, जो भी आप समझिए एम्बेडेड इसके अंदर हो जाता है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये जो एंगल बनाता है 120 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसका जो स्ट्रिंग है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग विच हैज इट्स लेंथ दैट इज 10/3 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताइए, दूसरा बताइए ये थीटा। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये तब इसके अंदर क्या करता है, समझिए कि ऐसा है कि यहां से निकला और ये इस टाइप का शेप बनाते बनाते जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो यहां पे एक स्ट्रिंग है, ये आपका मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, ये आपका क्या है, मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस स्ट्रिंग से जब ये एम्बेडेड हो जाता है या स्टिक कर जाता है तब इसका जो है, जब दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों का मास आपका, एक का मास यहां से जो निकला है इसका मास अगर m है तो यहां से जो बॉब है, दिस इज बॉब, बॉब के साथ ये स्टिक कर जाता है या एम्बेडेड कर जाता है और ये यहां से 120 डिग्री का एंगल बनाता है। इट मेक्स द एंगल दैट इज 120। सो दिस इज 90, दिस इज 30, टोटल 120। तो इसमें हमको थीटा का वैल्यू पूछा है और दूसरा आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल पोजीशन का कोऑर्डिनेट पूछा है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल का कोऑर्डिनेट पूछा है। तो कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, और दूसरा थीटा का वैल्यू कि किस एंगल से इसे प्रोजेक्ट किया गया। तो अगर ये 30 डिग्री है, इफ दिस इज 30 डिग्री, तो यहां से अगर हम इसका वैल्यू निकालें और ये आपका क्या है, रेडियस है और ये इस टाइप से ये रोटेट कर रहा है, तो ये अगर r है तो सिंपल सा बात है RQ का वैल्यू अगर इसमें हम क्या ले लें तो ये आपका, इसमें अगर आप ले लें कौन सा, साइन थीटा ले लें, टेन थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, ये वाला आपको अगर वैल्यू चाहिए ये पर्टिकुलर RQ, तो साइन थीटा लेंगे, तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 30। इस ट्रायंगल में हम ले लेते हैं साइन 30। क्यों लेते हैं साइन 30, क्योंकि हमको ये परपेंडिकुलर वाला हमको डिस्टेंस चाहिए। ये तो इसका फिर वही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। आप ऐसा सोचिए कि यहां से एक बॉल है जो कि यहां से टकराता है और वो उसके मैक्सिमम हाइट पे टकराता है और ये एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाता है या एम्बेडेड कर जाता है, उसके बाद ये 120 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, ये आप इसको ओरिजिन ले लें, क्योंकि आपको कह रहा है कि बुलेट जो फायर हो रहा है वह, उसको आप क्या ले लें, विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट आप इसका हाइट बताइए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन का कोऑर्डिनेट बताइए, और वो भी कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट, द पॉइंट फायर्ड, द पॉइंट ऑफ बुलेट फायर, द पॉइंट ऑफ बुलेट फायर। तो बुलेट तो यहां से फायर कर रहा है तो इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं और ये हाइट आपका हो जाएगा। तो यहां से अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू आपको पता है दैट इज 1/2, और ये आपका आ जाएगा R से Q, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, इसीलिए हम क्या लेंगे, थीटा साइन 30, क्योंकि हमको हाइपोटेनस पता है और सामने वाला परपेंडिकुलर निकालना है। थीटा का सामने का परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री जो होता है ये आपका क्या हो जाता है, हाइपोटेनस। तो यहां से अगर हम निकालें 90 डिग्री का सामने का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस,
तो ये आपका आर क्यू का वैल्यू आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेनस, तो ये बेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाय आर। आर क्या है, उसका रेडियस। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, तो परपेंडिकुलर आपका है आर क्यू डिवाइडेड बाय आर। सो आर क्यू का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू आर बाई टू। आर बाई टू, तो ये आ गया, सिंपल सा बात है। तो यहां से आपका क्या आ गया, आर क्यू का वैल्यू, यानी कि ये कोऑर्डिनेट, यानी ये हाइट आपको कितना आप पता चल गया। सो दिस इज दैट इज आर बाई टू। तो इतना पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से अगर हम निकाले कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता है। अब मैक्सिमम हाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां से कोऑर्डिनेट इसका आपका क्या आ गया, तो ये आपका h है। और दूसरा आपको इसका कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है, जैसा कि आर क्यू का वैल्यू हम निकाल लिए, आर क्यू दैट इज इक्वल टू आर बाई टू, और इसका रेडियस का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10/3। तो 10/3 इंटू 2, तो यहां से आपका आ जाएगा ये 5/3 मीटर आपका आ जाएगा। तो यहां से ये आ गया। अब हम यहां पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां से अगर हमको निकालना है, तो मास, इसका इनिशियल मास, अब ध्यान से देखिए, कॉलिजन के जस्ट पहले और कॉलिजन के जस्ट बाद, यानी कि ये हम काम तब करेंगे बिफोर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर द कॉलिजन, और उसके बाद क्या होगा, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो ये हम बात तब करते हैं कि कॉलिजन से जस्ट पहले और जस्ट बाद। अब ध्यान से देखिए, कॉलिजन से पहले ये बॉब क्या था, रेस्ट पोजीशन पे था, और ये जो यहां से बुलेट फायर किए, इसके पास वेलोसिटी था, और वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी किस एक्सिस में, इधर एक्स एक्सिस की तरफ हम बात कर रहे हैं, दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये इससे टकराएगा, तो इसके पास वेलोसिटी क्या होगा, तो दो वेलोसिटी होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इधर आपका हो जाएगा u cos थीटा, और इधर आपका हो जाएगा u sin थीटा। तो दो वेलोसिटी है, एक u cos थीटा और दूसरा u sin थीटा। तो इधर का वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ का वेलोसिटी, तो ये टकराएगा कैसे, तो ये टकरा रहा है आपका हॉरिजेंटली टकरा रहा है। तो यहां से आपका क्या होगा, m1, इसके पास वेलोसिटी u cos थीटा, और इसका मास कितना है, ये बॉब का मास आपको दिया हुआ है, दैट इज 3m। सो 3m, बट इट हैज वेलोसिटी दैट इज 0, यानी कि ये हम बात कब कर रहे हैं, जस्ट बिफोर द कॉलिजन, और ये बात कर रहे हैं जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो इसके पास 3m के पास वेलोसिटी, सपोज दैट कुछ होगा, तो उसको हम v ले लेते हैं। अब तो दोनों का मास सेम हो गया, क्योंकि यहां पे क्या है, स्टिक कर गया है, इट स्टिक्स टुगेदर या एम्बॉर्डेड टुगेदर, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 3m मास क्या हो जाएगा, 3m प्लस m। तो 3m तो इस बॉब का, और ये m किसका है, बुलेट का, तो तीनों को, और यहां से इसका एक कॉमन वेलोसिटी आएगा, वो वेलोसिटी को हम v ले लिए हैं। तो यहां से v का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, दिस गॉट कैंसिल्ड, सो यू विल गेट दैट u cos थीटा प्लस 4 कैपिटल M इंटू v, सो यू विल फाइंड द वैल्यू दैट इज, m से m कैंसिल यहां से हो जाएगा, तो u cos थीटा बाई 4। सो ये आपका वेलोसिटी आ गया, किसका वेलोसिटी आया, बॉब का नहीं, दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी, बॉब और बुलेट दोनों का।
क्योंकि दोनों इम्बार्डेड कर गया, अब इसके पास वेलोसिटी आया, सो इट हैज वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा बाय 4। तो ये हम क्या यूज किए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके हेल्प से यहां तक पहुंचे। अब गेम अभी खत्म हुआ नहीं, आपको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो और भी हम एक रूल अब हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से अब हम क्या यूज करेंगे कि ये तो इम्बार्डेड हो गया, इसके पास वेलोसिटी भी कितना आएगा, तो u cos थीटा बाय 4। अब हम इसमें यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि अब हम क्या यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन या प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, जो भी आप समझिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया, ये अब जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिस इज p एंड दिस पॉइंट इज ऑफ कोर्स दिस पॉइंट, इसको अब हम कुछ पॉइंट, इसका वैल्यू अगर हम p लेते हैं तो इसका वैल्यू हम ले लेते हैं कैपिटल S। तो p से ये इस टाइप से मोशन करते हुए, यानी कि सर्कुलर मोशन करते हुए s पॉइंट पे पहुंचेगा। तो P पॉइंट पे इसके पास जो वेलोसिटी होगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी हो, अब हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी है, लेकिन जब ये S पॉइंट पे ये जाएगा तब इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इनिशियली इट हैज वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा बाय 4, बट एट द टाइम when it reaches the point S it has no velocity, यानी कि यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v that is equal to 0। तो सिंपल सा बात है कि जो वेलोसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी था वो अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। और बाकी रोकने वाला तो है नहीं, एयर ड्रैग को आप कुछ देर के लिए नेग्लेक्जिबल ही मान लें। तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम है तो एयर ड्रैग को आप नेग्लेक्जिबल मान लें। तो क्या करेंगे, इसके पास वेलोसिटी है हाफ mv², और यही जो क्या है, लॉस, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब ये h हाइट तक जाएगा, तो सिंपल सा बात है, r ये और ये क्या, rq ये, तो टोटल हाइट कितना जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम हाइट देखें तो ये पहले इधर जाएगा, तो ये हाइट और फिर ये हाइट, तो दोनों हाइट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करें, यहां से हाफ, तो मास क्या हो जाएगा, तो m प्लस m दैट इज 2m। तो इसका मास दोनों अब एक दूसरे से इम्बार्डेड है, तो 3m प्लस m, और इसके पास वेलोसिटी आपको पता है v² है, तो v का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, यानी पॉइंट एट, तो ये हम कब बात कर रहे हैं, पॉइंट P, और ये बात कर रहे हैं हम पॉइंट S, तो ये हम S पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो P से ये S तक पहुंचेगा, तो हाफ mv² दैट इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, mg, तो मास क्या हो जाएगा, तो दोनों का मास अभी टुगेदर है, बॉब का प्लस बुलेट का, दैट इज 3m प्लस m, सो इट हैज मास दिस, g का तो g ही वैल्यू है, और g आपको दिया हुआ है कि 10 ले लीजिए, और यहाँ पे इसका वैल्यू h क्या हो जाएगा, तो h ये r, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से P से S के बीच का डिस्टेंस, तो ध्यान से देखिए P से S का बीच का ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या दिखेगा, ये r भी दिखेगा और ये PQ, तो ये h का हाइट क्या हो जाएगा, r प्लस ये क्या है, RQ, और RQ का वैल्यू, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप ऐसा समझिए कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस r, तो रेडियस का वैल्यू आपका 10/3 दिया हुआ है, और ये आपका r/2 है, यानी कि 5/3, तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 3r/2, और 3/2 r का वैल्यू 10/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपका क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा, 5 मीटर। तो ये आपका 5 आ जाएगा, यानी कि हाइट का वैल्यू आपका क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू आपका सिंपली यहां से आ जाएगा। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ m प्लस m दैट इज 4m v स्क्वायर, तो v दिस इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 16, तो ये आपका आ गया, और डेट इज इक्वल टू 4m। जी का वैल्यू आप ले लें, ऐसे भी आपको दिया हुआ है जी का वैल्यू 10 ले लीजिए। लेट मी चेक जी का वैल्यू कितना लेना है, 9.8 लेना है, तो जो भी आपको दिया हुआ है 9.8 और यहाँ पे ये 5। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका यहाँ से थीटा का वैल्यू आपका सिमिलरली आ जाएगा। एक ही अननोन है, और इनिशियल वेलोसिटी किससे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया हुआ है 50 इसका क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो यू का वैल्यू यहाँ पे 50 रख लें। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया आपके लिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, जो कि आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या होगा, तो हाफ, तो ये आपका 4m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 16 दैट इज 4m 9.8 इंटू 5। तो यहाँ से m से m कैंसिल, 4m से 4m कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये इधर क्या आ जाए 32 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 32 इंटू 5 इंटू 9.8, और यहां से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा 32 इंटू 5 160 इंटू 9.8। अब यहां से ये 50 इंटू 50, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से 50 इंटू 50, और इसका क्या हो जाएगा रूट ओवर cos थीटा। तो ध्यान से देखिए, ये तो बाहर आ जाएगा नीचे वाला 50, और अगर इसको हम 10 ले लेते हैं, सपोज 10 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1600 का रूट, तो 1600 का रूट आपका 40 आ जाएगा, और बाहर 50, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा 4/5। तो 9.8 नहीं लें, जी का वैल्यू आप ले लें सिंपली 10 ले लें, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से 4/5 अगर आ गया, cos थीटा का वैल्यू 4/5, तो थीटा डेट इज इक्वल टू 37 डिग्री। cos थीटा का वैल्यू अगर 4/5 आ जाए, तो याद रखिएगा थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा ये जो है, ये किस एंगल से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो 37 डिग्री के एंगल से इसे हम प्रोजेक्ट किए, और ये बुलेट को हम फायर किए, दैट इज 37 डिग्री के एंगल से इसको हम बुलेट को फायर किया, और ये बॉब से क्या किया, एम्बेडेड किया या स्टिक किया, उसके बाद इसका खुद का एक प्रोजेक्टाइल बन गया। तो और ये P से S पॉइंट पे पहुंचा, तो इसके पास थीटा आ गया। अब आपसे कह रहा है कि आप कोऑर्डिनेट बताइए, किसका, मैक्सिमम हाइट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहां से पहले हम h का वैल्यू निकाल लें, और h का वैल्यू अगर हम यहां से निकाल लेते हैं, और लास्ट में आपसे क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट बताइए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। तो ये आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का था कि आप थीटा बताइए। इसके लिए हम क्या क्या किए, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लिए, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट यूज किए, और थोड़ा सा इसमें हम मतलब प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट यूज किया। मतलब ये क्वेश्चन पूरा मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट हम यूज किए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और अब यहां से आपका थीटा का वैल्यू बहुत इजीली वे में आ गया, वो है 37 डिग्री। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पे, थीटा। अब इसका कह रहा है कि आप इसका कोऑर्डिनेट बताइए। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम बताएं, इस पर्टिकुलर पॉइंट P का, यानी कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, अगर हम P पर्टिकुलर P पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट बताएं तो क्या होगा, तो यहां से इसका डिस्टेंस, और वो भी कह रहा है कि बुलेट जिस पॉइंट से फायर किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ बुलेट फायर, तो फायर इस पॉइंट पे किए तो इसको हम क्या ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं। तो इसको हम वैसे भी ओरिजिन आपको शो करके भी बताए हैं और ऐसा कहीं दिया नहीं था, बस आपको इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों कोऑर्डिनेट बताना है इस P पॉइंट का, यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, यानी एक्स और वाई। वर्टिकल और हॉरिजेंटल का मतलब क्या है, एक्स और वाई। कभी भी इस टाइप से आपको फ्रेम नहीं, तो जब भी जब हम PYQ क्वेश्चन करते हैं तो इसमें कोई भी आपका वर्ड इस टाइप से नहीं दिया रहता है कि आप बताइए कि कोऑर्डिनेट नहीं देगा। वहां पे आपसे कह रहा है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल, इसका मतलब आप समझिए कि ये जो होगा वाई एक्सिस से, तो ये आपका क्या हो गया, यहां से डिस्टेंस, तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं दिस इज हॉरिजेंटल, एंड जब इसको आप समझ सकते हैं तो ये आप क्या हो जाएगा, दिस इज वर्टिकल। तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, आपको दिया गया है कि आप वर्टिकल डिस्टेंस बताइए और हॉरिजेंटल, इसको आपको हॉरिजेंटल बोला गया है, यानी कि इस टाइप से वर्ड मिसगाइड करने का कोशिश करता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल के टर्म में। तो आपको क्या दिया है, वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट आपको यहां से बताना है। तो डिस्टेंस जो भी है, तो सिंपल सा बात है। अब थोड़ा सा सोचिए कि ये तो एक हुआ कि एक मोशन इधर प्रोजेक्टाइल है, ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का सबसे शानदार क्वेश्चन। आप ऐसा सोचिए कि H तो आप देख लिए, तो प्रोजेक्टाइल का एक कंसेप्ट तो मैक्सिमम हाइट आपको पता चल गया कि यहां से जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा, तो मैक्सिमम। और आपको दिया गया है कि इस टाइप से विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ बुलेट फायर, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ बुलेट फायर, तो यानी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसी पॉइंट को हम क्या ले लिए, ओरिजिन ले लिए। अगर इसके रिस्पेक्ट में ही हमको बात करना है तो इसको हम ओरिजिन कुछ देर के लिए हम ले लिए। तो जब भी आपको विथ रिस्पेक्ट टू बोले तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको बताना होता है। फिजिक्स में इस टाइप का लाइन हमेशा यूज आपको कहना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट, द पॉइंट ऑफ बुलेट फायर, यानी इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेना। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब इसको आप ऐसा समझिए कि ये आपका मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल, अब इसको आप ऐसा समझिए कि ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया। ये आपका मैक्सिमम हाइट और ये यहां से टोटल रेंज होता जब ये पूरा प्रोजेक्टाइल को कवर करता, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल पूरा कवर ही नहीं किया, यानी कि ये हाफ हाइट पे आके ही ये क्या हो गया, इसके अंदर एम्बॉडेड हो गया और ये इस शेप को अटेन कर लिया एट द पॉइंट S। तो क्या है, जब अगर पूरा डिस्टेंस ये कवर करता, दैट इज R क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने अब तक बहुत कुछ देखा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम देखते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे ये कॉलिजन करेगा, जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट, यानी कि ये हम किसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो पॉइंट P का। तो आप ऐसा समझिए कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक तो कोऑर्डिनेट यहां से जो डिस्टेंस है वो H, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो y कोऑर्डिनेट तो आपको पता चल गया क्या होगा, h, और x ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं, वो क्या हो गया, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, लेकिन इसका हाफ क्या हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा r/2। तो दो कोऑर्डिनेट आपको मिला। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है तो ये रेंज का हाफ है
That's why this is r/2. This is not a radius, this is a range. This is range of projectile. This is range of projectile. ये r का मतलब ये मत समझिएगा कि इसका रेडियस, ना ना ना, इसको हम r' ले लेते हैं. सपोज दैट दिस इज r'. यहाँ पे रेंज, तो इसका कोऑर्डिनेट, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट. तो x एक्सिस से डिस्टेंस जो हुआ वो मैक्सिमम हाइट, और x एक्सिस ये y एक्सिस से हुआ तो वो x, और x एक्सिस से तो वो y कोऑर्डिनेट. अब आपको निकालना क्या है? अल्टीमेटली आपसे बस पूछा जा रहा है कि आप r/2 निकालिए और दूसरा h निकालिए. अब ये क्वेश्चन बहुत फ्लैट हो गया, या ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया. कि अब आप ऐसा समझिए कि ये क्वेश्चन पूरा पूरा प्रोजेक्टाइल का हो गया. इसमें कंजर्वेशन अब कुछ है नहीं, कि अब ये सिंपली क्वेश्चन क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल का. अब प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आप ऐसा समझिए कि एक बुलेट है जिसको हम थीटा दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री के एंगल से हम इसको प्रोजेक्ट किए हैं. अब आप इसका क्या बताएं? आप ये तब बताएं कि जब ये मैक्सिमम हाइट को अटेन किया. अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया कि एक का वेलोसिटी u थीटा डिग्री एंगल से इसको हम प्रोजेक्ट किए, इंक्लाइनेशन थीटा डिग्री है, और u का वैल्यू भी आपको दे दिया हुआ कि 50 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट किए. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब का आप कोऑर्डिनेट बता दीजिए. तो टोटल रेंज ये होता है, और इसका हाफ क्या हो जाएगा? ये, तो ये आपका y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस वो क्या हो जाता है? y कोऑर्डिनेट. अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया. अब इसमें कुछ भी अब कंसेप्ट है नहीं. अब ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तो अब मैक्सिमम हाइट का एक बार फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज h. तो u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g. अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका इंक्लाइनेशन भी आपको दे दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दे दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, और रेंज नहीं निकालना है, रेंज का हाफ निकालना है. तो ये आप समझ गए. तो 50 का स्क्वायर तो 5 u² तो 50 इंटू 50 साइन 30, तो साइन 37 का वैल्यू क्या होता है? cos 37 का 4/5 है, तो इसका 3/5 हो जाएगा. तो इसका वैल्यू आपका क्या है? 3/5 का स्क्वायर 2 इंटू 10 ले लीजिए. तो यहां से आपका एक वैल्यू h का वैल्यू आपका आ जाएगा. 10 ले लीजिएगा तो इजी हो जाएगा यहां से इसको कैंसिल करना. और 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5, तो ये 5 चला जाएगा. तो यहाँ से आपका क्या बचेगा? 10 बचेगा, और ये ऊपर 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 5 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 45. तो मैक्सिमम हाइट क्या आ गया? तो हाइट क्या आ गया? 45 आ गया. अब रेंज का हाफ भी आप निकाल लीजिए, हो गया. अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, एक प्रोजेक्टाइल का लुल्ल सा क्वेश्चन अब बन गया आपके लिए. तो ये आपका रेंज बाई 2 r/2. रेंज का क्या होता है? u² sin 2 थीटा बाई g. ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है. दिस इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो u आपको पता है 50 इंटू 50 साइन 2 थीटा. तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी. और जी का वैल्यू आप यहाँ 10 ले लीजिए. तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल. अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 250. साइन थीटा का वैल्यू 4/5, इसका आपका 3/5. तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपका 5 से 5, तो ये 25 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 10, तो 240 मीटर. तो 240 मीटर आया. तो ये आया टोटल वैल्यू, लेकिन आपको 240 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? r/2. तो r/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 120 मीटर. तो ये 240 आया टोटल. तो ये, तो इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए. तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो H का वैल्यू आ गया कितना?
मतलब जी का वैल्यू आप 10 ले लीजिए तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली ईजी हो जाएगा। तो एक 45 आ गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक 120 आ गया, 120 मीटर यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, और ये आपका 45 आ गया। तो 125 मीटर और 45 ये आपका आंसर आ गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो एक एक्स आ गया, तो वो आपका आ गया 120 और एक 45। तो यहां से इस क्वेश्चन ये आपका बन गया कि r/2 का वैल्यू आपका आ गया 120, h का वैल्यू आपका 45 आ गया, 45 मीटर। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, इंडीड इट्स अ गुड प्रॉब्लम, जिसमें आपको क्या सीखने को मिला, मतलब एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, प्रोजेक्टाइल में बस एक टाइम ऑफ फ्लाइट ही नहीं पूछा, बाकी हर चीज पूछ लिया आपसे, रेंज का हाफ पूछ लिया, हाइट पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिक्स था। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन जेईई 1985 विद आपको 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, स्प्रिंग टाइप प्रॉब्लम है, और इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है कि 2 बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास स्मॉल एम। अब ध्यान से देखिए, ए का मास आपको स्मॉल एम दिया हुआ है और बी का मास आपको 2m दिया हुआ है। सो 2 bodies A and B of mass m and 2m respectively are placed on a smooth floor। तो ये फ्लोर जो है स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है, दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। सो ए और बी, यानी कि ए का मास आपको कितना दे दिया हुआ है, दिस इज m एंड दिस इज 2m। सरफेस स्मूथ है, तो इतना आपको क्लियर है कि यहाँ पे फ्रिक्शन का आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी आर 2 masses m and 2m respectively are placed on a smooth floor। they are connected by a spring। तो ये आपको स्प्रिंग दिख रहा है, मासलेस स्प्रिंग। ए थर्ड बॉडी दैट इज C of mass small m, a third body that is mass C moves with velocity that is v0। तो इसका वेलोसिटी आपको दे दिया हुआ है, that is v0 along the line joining A and B। along the line joining A and B are collide elastically। यानी कि कोलिजन जो होगा वो कौन सा कोलिजन होगा, वो इलास्टिक कोलिजन होगा। सो कोलाइड इलास्टिकली विथ ए। तो ये जब कोलिजन करेगा, और कोलिजन कौन सा होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक है। आफ्टर ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम t0, after collision it is found that instantaneous velocities of A and B are same। तो आपसे कह रहा है कि after the time, यानी after time t0 the collision, it is found that the instantaneous velocity of A and B are same। तो ए और बी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी आपसे कह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर सेम, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का सेम है। फर्दर एट दिस इंस्टेंट द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज फाउंड टू बी x0। अब क्या है कि आपको दे दिया हुआ आफ्टर टाइम t इट हैज, जो भी वेलोसिटी इसका होगा वो सेम होगा, बस इतना आपको दे दिया हुआ है। और यहाँ से कह रहा है कि द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज फाउंड टू x0। तो इसके अंदर जो कंप्रेशन होगा वो x0 कंप्रेशन होगा। सो इसका कंप्रेशन क्या है, x0। और ये फर्स्ट पॉइंट पे आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द कॉमन वेलोसिटी A एंड B एट द टाइम t0। यानी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉमन वेलोसिटी।
डिटरमाइन द कॉमन वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी एट द टाइम टी नोट। द स्प्रिंग कांस्टेंट, लास्ट में आपसे इसका के का वैल्यू पूछा है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में इंपल्स और मोमेंटम के सारे प्रॉब्लम खत्म हम कर लेंगे और उसके बाद जो भी P बाई Q सीरीज में और जो भी क्वेश्चन आपका बचा है होपफुली उसको हम आज ही खत्म कर लेंगे, मतलब इस लेक्चर में खत्म करने का कोशिश करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर। तो प्लीज ये लेक्चर लंबा हो सकता है क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम के अंदर सब चीज खत्म करना होता है। तो सिलेबस को लिमिटेड टाइम के अंदर हमको खत्म करना है, इसीलिए अब लेक्चर आपका थोड़ा लंबा आ सकता है। और हाँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये काम आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम सारे P बाई Q मतलब खत्म करने का कोशिश, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी पे ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आज के इस लेक्चर में हम सारा क्वेश्चन कवर अप कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है फ्रिक्शनलेस सरफेस से, एक का मास m है, दूसरा का मास 2m है, आर प्लेस्ड ऑन स्मूथ, दे आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग, a third body C of mass small m moves with velocity v naught along the line joining A and B are collide elastically. A and B are collide elastically with A after the certain instant of time. After a certain instant of time, that is t naught, after collision, it is found that instantaneous velocities A and B are same. आपको क्या कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर सेम। तो यहां से आपको दिया क्या है कि इसका वेलोसिटी आपको v नॉट दिया हुआ है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी कोलाइड इलास्टिकली, यानी कोलिजन कौन सा है, कोलिजन आपको दिया हुआ है कि ये इलास्टिक कोलिजन है, यानी कि जिस वेलोसिटी से ये टकराएगा। तो जैसा कि इस प्रीवियस लेक्चर में ही हम इस पे काम किए थे कि अगर v से इसको टकराएगा तो उसके लिए हम वेलोसिटी हम लिखे भी थे। तो वेलोसिटी थोड़ा सा उसमें लंबा था, यानी कि वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, तो उसमें हम क्या यूज किए थे, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या है u1 है, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू और यहाँ पे क्या है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा। तो v1 का वैल्यू क्या आया था कॉलिजन के जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अगर दोनों का मास सेम है, तो इस पे हम बात पहले कर चुके हैं, इफ बोथ हैव सेम मासेस दैट इज m1 दैट इज इक्वल टू m2, तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाता है। तो ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन, जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये आपस में कौन सा कॉलिजन कर रहा है, हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है। हेड ऑन कॉलिजन यानी हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। तो जब ये हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन हो तब वेलोसिटी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, m1 माइनस m2 इंटू u1 इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी जस्ट बिफोर। अब ये क्या है 2 इंटू m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और जब दोनों का मास सेम हो जाता है m1 दैट इज इक्वल टू m2, तब आपको यहां से क्या निकलता है v1 का वैल्यू। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू m। तो दोनों का मास अगर सेम है तो हम दोनों को m ले लेते हैं, और यहाँ पे u2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2m। तो 2m से 2m कैंसिल हो जाता है, तो u1 यानी कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ गया
v1 का वैल्यू, सो v1 दैट इज इक्वल टू u2, यानी कि यहां से दूसरे के पास एक वेलोसिटी, और इसमें एक टर्म आपको क्या दिख रहा है कि ये आपको रेस्ट पोजीशन पे दिख रहा है कि ये रेस्ट पोजीशन पे है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो यहां से आपको ये आ गया, तो यहां से आपका v1 का वैल्यू u2 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, और यहां से आपको क्या दिया हुआ है, ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सो म्यू दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा कि इसका वैल्यू मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ देयर वेलोसिटी, जस्ट एक्सचेंज ऑफ देयर वेलोसिटी, एक्सचेंज ऑफ देयर वेलोसिटी, यानी कि बस क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेता है कि जो ये जिस वेलोसिटी से आएगा ये वापस से उसी वेलोसिटी से आगे करेगा। आगे क्या, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी, यानी इस पर्टिकुलर जो है ये इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है, जब इससे कोलाइड करेगा तो इसका वेलोसिटी इसका v नोट हो जाएगा, और यही v नोट वेलोसिटी क्या होगा, ये स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगा इसका। और लास्ट में आपसे क्या बोल रहा है कि एक का तो मास m है और दूसरा, और यहाँ कह रहा है कि थर्ड बॉडी ऑफ मास स्मॉल m मूव्स विथ वेलोसिटी v नोट अलोंग ए, और क्या कह रहा है कि ज्वाइनिंग a एंड b कोलाइड इलास्टिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्वेश्चन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर सेम। मतलब क्या बोल रहा है कि जब इससे कोलाइड करेगा, और जब इससे कोलाइड करेगा तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, सपोज दैट उसका वेलोसिटी v नोट इसको रखें, उसको v, और v क्या है वेलोसिटी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होता है, किसी एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होता है, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या है कि जब ये कोलाइड करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, और दोनों पास जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, बस ये कहना चाह रहा है कि दोनों के पास वेलोसिटी सेम होगा। अब सिंपल सा इसमें हम क्या लगा लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या है कि जब इससे टकराएगा तो ये वेलोसिटी क्या कर लेगा, सिंपली एक्सचेंज कर लेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। अब अगर m1 m2 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म चला जाएगा, तो यहाँ पे 2m1 इंटू 1 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू v1, यानी कि जो इसका वेलोसिटी है, पहले क्या पोजीशन है, तो ये क्या कर लेगा, वेलोसिटी को सिर्फ एक्सचेंज कर लेगा। तो ये क्वेश्चन अब फर्दर ये इट्स ए वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑफ हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन। अब ये क्वेश्चन में आपसे क्या रहा है कि आप बताइए क्या, तो आपसे पूछा है कि आप कॉमन वेलोसिटी बताइए, जो कॉमन वेलोसिटी से ये मूव करेगा। लास्ट में आपको स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है, तो दोनों को हम यहाँ से निकालने का कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो जो कि आपको बहुत इजी है, उसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब तक का कहानी समझ में आ गया होगा कि ये लैंग्वेज आपको कहा क्या कि ये v वेलोसिटी से आया, इससे कोलाइड करेगा, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सो म्यू दैट इज इक्वल टू 0, और m1 m2 के बराबर है। तो उसके हेल्प से हम यहाँ तक पहुँच गए कि अगर m1 m2 के बराबर है तो उसका v1 यानी कि उसका मतलब वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, यानी कि ये आपका क्या है, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, इसके पास जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वो आपका वेलोसिटी v ले लीजिए, सपोज दैट इसका वेलोसिटी v होगा, तो वो अब दोनों का वेलोसिटी सेम है। यहां पे दिया हुआ है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका आफ्टर टाइम t नोट, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसका वही होगा जो ये है, यानी कि इसका अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर हम पूछें कि आफ्टर कॉलिजन इसके पास वेलोसिटी क्या होगा, एग्जैक्टली वही वेलोसिटी हो जाएगा v नोट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सपोज दैट हम v डैश ले लिए कि आफ्टर सम टाइम इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और वो तो ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t नोट,
तो ये वी डैश जो है वो वेलोसिटी है और वो आपका क्या है, टी टाइम के बाद है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये बस क्या कर लेगा, ये वेलोसिटी उसको क्या दे देगा, एक्सचेंज कर लेगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे v1 का वैल्यू जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इसके पास जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी होगा। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए दैट इज v0। तो समझिए कि t इजकल टू 0 पे इसके पास जो वेलोसिटी है, इट हैज वेलोसिटी दैट इज v0। और आफ्टर टाइम t नोट इट हैज वेलोसिटी दैट इज, तब इसके पास वेलोसिटी जो आएगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा, तो वो आपका v डैश है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंपली हम फ्लैट यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हम यहां से निकालें तो क्या होगा, तो इनिशियली इसके पास, तो ये क्या है, यहां पे जाने के बाद, अब इसका फिगर हम क्लियर कर देते हैं कि होगा क्या। तो ये वेलोसिटी जो इसका v था, मास m है, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये वेलोसिटी जो कि यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा v0, जो कि इनिशियली इसके पास वेलोसिटी था, अब ये आगे मूव करेगा v0 से, और उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v डैश है। तो सिंपल सा बात है, अब हम इस पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये आपका आ गया यहाँ से, ये m है और ये आपका है 2m। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लिखें तो ये हाफ m v0 स्क्वायर, तो इसका इनिशियल एनर्जी ये होगा, तो इनिशियल इसके पास एनर्जी ये होगा, और फाइनल इसके पास जो वेलोसिटी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे आफ्टर टाइम t इसके पास वेलोसिटी ये होगा, और ये क्या होगा, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। यानी ये पहले क्या था, ये रेस्ट पोजीशन पे था, इसके अंदर मोशन था, और मोशन में इसके पास वेलोसिटी क्या था, v0 था। जब यहाँ पे ये कॉलिजन होगा तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, पहले ये रेस्ट पोजीशन पे था, अब क्या होगा, यहाँ पे जाके ये, अगर इसको हम ले लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो पहले इसके पास वेलोसिटी क्या था, v0 था। आफ्टर द टाइम t इसके पास वेलोसिटी क्या, v0 है। फाइनल आफ्टर सम टाइम इंटरवल इसके पास वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v डैश होगा। तो सिंपल सा बात है, एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम यूज करें तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, और इसके अंदर जो कंप्रेशन होगा, यानी कंप्रेशन जो होगा वो कितना होगा, x0। तो x0 क्या है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग। तो इसके अंदर आपका कंप्रेशन है, वो x0 कंप्रेशन है। तो यहां से आपको निकल जाए तो हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस हाफ m v डबल डैश स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी आपका सेम ही है, तो इसका वेलोसिटी चाहे ये 1 2, क्योंकि 1 तो यहां जाके क्या कर लेगा, इस पोजीशन पे अगर 1 गया, यानी ए पोजीशन, यानी ये आपका 1 का है, और ये जैसे ही ये अगर ए पॉइंट है और ये अगर हम बी पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं एस पी और इसको क्यू, तो जैसे ही ये एस पोजीशन पे जाएगा, एस से पी पोजीशन पे, यानी इस पी पोजीशन पे ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या समझ में आया, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है, तो ये जैसे ही इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पी पे पहुंचेगा, तो ये वेलोसिटी इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, और ये क्या हो जाएगा, वहां पे रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। यानी 1 वाला है,
ये यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा और ये वेलोसिटी v नोट ले लेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका v नोट होगा। आफ्टर सम टाइम इसके पास वेलोसिटी v डैश हो जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल इसका वेलोसिटी हाफ m v डैश स्क्वायर, इसका वेलोसिटी हाफ m v डैश स्क्वायर, और उसके बाद इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा हाफ k x नोट स्क्वायर। ये आपका स्प्रिंग एनर्जी है, दिस इज स्प्रिंग एनर्जी। और स्पिनिंग एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, और वैसे भी स्प्रिंग एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक्स नोट क्या है, एक्स नोट इसका क्या है, कंप्रेशन है, इट्स कंप्रेशन दैट इज एक्स नोट। तो यहां से आपका वैल्यू आ गया है हाफ एम बी स्क्वायर, और ये तो यहां से आप इजी कर लीजिए और यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा। और वही आपसे पूछा कि आप कॉमन वेलोसिटी बताइए, तो कॉमन वेलोसिटी ये आएगा। लास्ट में आपसे कह रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट भी बता दीजिए, तो ठीक है। हाफ हाफ तो सबसे कैंसिल, मास भी सबसे कैंसिल, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, हाफ 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 सब कैंसिल, मास मास यहाँ कैंसिल, और मास से डिवाइड किया बाय m हो जाएगा। तो यहां से v नोट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v रेस स्क्वायर प्लस v रेस स्क्वायर प्लस k बाय m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहां से आपका वैल्यू एक ही अननोन बच गया, k पता है, m पता है, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, तो v नोट स्क्वायर, और यहां से आपका क्या हो जाएगा माइनस k बाय m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 v नोट स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा, रूट ओवर, रूट के अंदर ये आपका आ जाएगा, ये 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ गया, v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर का वैल्यू v नोट स्क्वायर माइनस k बाय m इंटू एक्स नोट स्क्वायर, एक्स नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आ गया। और आपसे यही पूछ रहा था v1 का वैल्यू, तो ये रूट ओवर v नोट आपको पता है, k पता है, m पता है, और लास्ट में आपसे क्या पूछा है कि आप स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 2m एक हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 2m, तो 2 + 1 तो ये 3m स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि एक का मास m है, दूसरा का मास 2m है। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, आपसे सेकंड वाले पॉइंट में आपसे पूछा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए। तो एक तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किए हैं, और फिर हम क्या यूज करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हम अब क्या यूज करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो m1 v1 m1 और इसका वेलोसिटी दैट इज v1, तो ये जस्ट बिफोर द कॉलिजन। ये बात हम जब भी करते हैं तो हम कब करते हैं, जस्ट बिफोर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर द कॉलिजन। और ये हो जाएगा आपका जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो एक है जस्ट बिफोर द कॉलिजन और दूसरा है जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो ये आपका है मास, तो एक का मास m है, तो उसके पास वेलोसिटी क्या होगा, तो उसके पास वेलोसिटी आपको दिया हुआ है जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो इसका मास, इसका वेलोसिटी v है, तो इसका वेलोसिटी हम क्या ले लेते हैं, सपोज दैट v ले लेते हैं, और इसका हो जाएगा 2m। तो इसका वेलोसिटी जितना होगा उतना ही वेलोसिटी इसका भी होगा,